नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस मुरलीधर ने अब एक ऐसा दावा किया है जिसको जानना बहुत जरूरी हो गया है। इससे पता चलेगा कि न्यायपालिका में कौन लोग न्याय दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद में एक जज ने अपने चैम्बर को गंगा जल से साफ किया क्योंकि वहां रहने वाला पहला व्यक्ति दलित था। उन्होंने कहा यह भारत में हमारे जीवन की कठोर सच्चाई है। दलित पुरुष अपनी शादी के दिन घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़े वर्ग या एससी के लोग त्योहार व विवाह उसी तरह क्यों नहीं मना सकते जैसे कि प्रभुत्वशाली वर्ग मनाता है। ये सभी सवाल संविधान को पढ़ते समय सीधे हमारे सामने आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने ईवीएम पर सवाल उठाए और साफ कहा कि ईवीएम का हैक होना संभव है। उन्होंने प्रूफ होने की बात भी कही और कहा कि जांच की जाएगी। उन्होंने बैलेट पेपर की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि किस प्रकार ये ईवीएम बहुत लंबे समय से हैकरों के लिए असुरक्षित रही और वोटों के नतीजों में हेरफेर के लिए इनका शोषण किया जा सकता है। उन्होंने कहा ये पूरे देश में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत बताता है ताकि वोटर्स को हमारे चुनावों की अखंडता पर भरोसा हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर नहीं आने देना चाहती है। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आ सके। बता दें, प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के लीड रोल निभाने वाली फिल्म फुले की रिलीज पर लगातार अड़चन लग रही है। ये शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुछ सीन और संवादों पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण फिल्म की टीम को बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। देश की औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार फरवरी 2025 में धीमी हो गई है। एनएसओ द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी आईआईपी फरवरी में सिर्फ 2.9% बढ़ा है, जबकि जनवरी 2025 में आईआईपी 5.01% की दर से बढ़ा था, जो पिछले 8 महीनों में सबसे तेज बढ़त थी। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 6 महीनों में सबसे धीमी रफ्तार है। इसके पहले सितंबर 2024 में आईआईपी की दर 3.2% रिकॉर्ड की गई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6 महीने में धीमी होने पर कांग्रेस ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बुरी खबर आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली। फरवरी में इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 2.9% रह गई है। पिछले साल फरवरी में ये 5.6% थी। ये 6 महीने का निचला स्तर है। सबसे ज्यादा मार मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली के क्षेत्र पर पड़ी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कम होने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था सही राह पर नहीं है और इसका असर जनता पर पड़ेगा। आने वाले वक्त में बेरोजगारी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोग आर्थिक तंगी से परेशान होंगे। भारत में अभी 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हालात और बदतर होने वाले हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी से अर्थव्यवस्था संभल नहीं पा रही है। उनकी नीतियां देश को हर क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रही हैं। मोदी हर क्षेत्र में फ्लॉप साबित हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित किया। चुनाव से पहले जन स्वराज की यह पहली रैली थी जिसमें 10 लाख की भीड़ आने का दावा किया गया था, लेकिन गांधी मैदान में लोगों की अपेक्षा से बहुत ही कम उपस्थिति दर्ज हो पाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर की रैली सुपर फ्लॉप हुई। फर्स्ट बिहार झारखंड की रिपोर्ट के मुताबिक शाम 4 बजे गांधी मैदान में पीके की बदलाव रैली का नजारा देखिए। 5000 की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। गांधी मैदान ही नहीं, आसपास की सड़क भी खाली रही। बिहार के पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोके जाने पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। यात्रा के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें भी की। कन्हैया ने इस बीच मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी इस रोजगार की यात्रा का अंत नहीं हुआ है, बल्कि ये पहला पड़ाव है जिसमें हम रोजगार के सवाल को केंद्र में लाने में सफल रहे। पटना में कन्हैया कांग्रेस दफ्तर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन देने निकले थे। हिरासत में लिए जाने के बाद कन्हैया कुमार ने पत्रकारों से कहा कि हम वाटर कैनन नहीं मांग रहे थे, हम चाहते हैं कि पानी हमारे नलों में आए, लेकिन जब सरकार नलों में पानी नहीं देती तो विद्यार्थी और नौजवानों के ऊपर पानी चलाती है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा करते हुए 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी। युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए ये एक क्रांतिकारी योजना थी। उन्होंने आगे लिखा, शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। राहुल गांधी का कहना है कि इस स्कीम के लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपए की राशि बिना इस्तेमाल किए वापस कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि इससे एक बार फिर साफ होता है कि मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश है, तब भी सरकार की ये लापरवाही सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, शर्मनाक भी है। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राना को भारत लाए जाने और एनआईए की रिमांड पर भेजे जाने को लेकर अब क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि यूपीए सरकार को प्रयासों के चलते तहव्वुर राना आज भारत लाया जा सका, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसके जवाब में कहा कि कांग्रेस ने आतंकियों को सजा देने के लिए कुछ नहीं किया। तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण पर यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि तहव्वुर राना को भारत लाना यूपीए सरकार की कूटनीति का नतीजा है, जबकि मोदी सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। एनआईए ने दिल्ली अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि तहव्वुर राना ने मुंबई की तरह ही देश के अन्य शहरों में भी आतंकी हमले की साजिश रच थी। एनआईए ने विशेष जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में यह दावा किया। सुनवाई के बाद जज ने तहव्वुर राना को 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। जज चंद्रजीत सिंह ने अपने आदेश में एनआईए को निर्देश दिया कि वो हर 24 घंटे में तहव्वुर राना की मेडिकल जांच कराएं और उसे वैकल्पिक दिनों पर अपने वकील से मिलने की इजाजत दी जाए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एआईएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान और पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद के नेतृत्व में शुक्रवार की नमाज के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्बे जवाद ने मीडिया से कहा कि सबसे ज्यादा इसमें जिन्होंने गद्दारी की है वो नीतीश और नायडू साहब ने की है। अगर वो वोट नहीं देते तो ये बिल पास नहीं होता। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव करीब है, जरूरत है कि वहां जो सेक्युलर ताकत है इन्हें वहां से हटाए। ये नकली सेक्युलर हैं और वो ये आरएसएस के अंदर शामिल हो चुके हैं, इन्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी एनपीपी के विधायक शेख नूरुल हसन ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की किसी सहयोगी पार्टी के नेता ने वक्फ कानून के विरोध में याचिका दाखिल की हो। इससे पहले जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इस्लाम को अपना लेता है तो उसे अपनी संपत्ति को वक्फ करने से रोकना गलत है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। अब बीजेपी के सहयोगी 2 पार्टियों के नेता भी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। जुमे की नमाज से पहले आगरा के शाही जामा मस्जिद में प्रतिबंधित जानवर का कटा सिर रखने के आरोप में पुलिस ने नजीरुद्दीन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। मस्जिद में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आज नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने मस्जिद में एक बैग पड़ा देखा जिसमें से बदबू आ रही थी। देखने पर उसमें से प्रतिबंधित जानवर का कटा सिर रखा हुआ था। ये देखकर वहां मौजूद नमाजियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ पुलिस के आला अफसर मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद कमेटी की तरफ से इस घटना पर ऐतराज जताते हुए इसे माहौल खराब करने की साजिश करार दिया गया। चीन ने एक बार फिर से अमेरिका से आयातित उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ा दिया है। अब यह टैरिफ 125% होगा। इससे पहले बुधवार को चीन ने अमेरिका के सामान पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से लगाई गई टैरिफ की नई दरें शनिवार से लागू होंगी। हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि अगर इसके बाद अमेरिका शुल्क में बढ़ोतरी करता है तो भी वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा यह एक मजाक बन जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये टैरिफ सिर्फ अमेरिका की धौंस और दबाव को और ज्यादा उजागर करेगा।
चीन और अमेरिका के बीच पलटवार का सिलसिला दोनों देशों की जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान के बीच अमेरिका के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। टेक्नोलॉजी के एक समिट में उन्होंने कहा कि अमेरिका में नई सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही हमारे बीच ये समझ बन गई है कि हम एक आपसी व्यापार समझौता करेंगे। हम ऐसा हल ढूंढना चाहते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये बातचीत लंबे समय तक खिंचने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने 4 साल तक बातचीत की थी लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। जयशंकर ने यह भी कहा कि पहले हम पर आरोप लगता था कि बातचीत में देरी हम करते हैं, लेकिन अब हालात उल्टे हैं। अब हम ही बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हर स्तर पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी और अहम मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र ने टैरिफ वॉर को लेकर विकासशील देशों के लिए चेतावनी जारी की। उसका कहना है कि टैरिफ का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की ट्रेड एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ से पैदा हुए आर्थिक अस्थिरता का विकासशील देशों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की कार्यकारी निदेशक पामेला कोक हैमिल्टन ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर चीन और अमेरिका के बीच तनाव जारी रहा तो इसका नतीजा ये होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में 80% की कमी आएगी और इसका असर हर जगह विनाशकारी हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.